दोस्तों, मई 2022 में एक ऐसा केस हम सबके सामने आया जिसने हम सभी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और वो केस था श्रद्धा मर्डर केस, जिसमें श्रद्धा के बॉयफ्रेंड ने बड़ी ही बेरहमी से उसका कत्ल करके उसकी बॉडी को पहले फ्रिज में रखा और बाद में उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े करके वो फेंकने लगा। और जब ये केस मीडिया में हाईलाइट हुआ तो सभी लोग हैरान थे कि आज के समय में कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। लेकिन ये इंसानी हैवानियत की कोई पहली घटना नहीं है। आज की कहानी आज से 14 साल पहले हुए एक ऐसे ही केस के बारे में है, जो कि श्रद्धा मर्डर केस से बिल्कुल मिलती जुलती है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। सो विदाउट एनी डिले आज की स्टोरी को करते हैं स्टार्ट। साल 2010, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां अनुपमा गुलाटी अपने पति राजेश गुलाटी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रही थी। राजेश गुलाटी पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। 17 अक्टूबर 2010 को अनुपमा गुलाटी अचानक से घर से गायब हो जाती है और पति राजेश गुलाटी अनुपमा के दोस्तों और अपने परिवार वालों को ये बताता है कि हम दोनों की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और वो नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है। पहले सभी को यही लगता है, क्योंकि इन दोनों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे, तो शायद अनुपमा नाराज होकर किसी दोस्त के पास या कहीं और चली गई होगी। क्योंकि पति राजेश सबके सामने बिल्कुल ऐसा बर्ताव करता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। धीरे धीरे समय बीतता है और अनुपमा को अब गायब हुए पूरे 57 दिन बीत चुके थे। और इस बात से अनुपमा का भाई एस.के. चौधरी काफी परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि जरूर अनुपमा किसी बड़ी मुसीबत में है। अनुपमा दिल्ली की रहने वाली थी और उसकी पूरी फैमिली दिल्ली में ही रहा करती थी। 11 दिसंबर 2010 को एस.के. चौधरी दिल्ली से देहरादून के लिए निकलता है और अपनी बहन अनुपमा के घर जा पहुंचता है। वहां जाकर वो अपने जीजा राजेश से बात करता है और उससे पूछता है कि अनुपमा को गायब हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज कराई। राजेश उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि हमारी छोटी मोटी बातों को लेकर अक्सर कहासुनी चलती रहती है और वो पहले भी ऐसे नाराज होकर घर से जा चुकी है, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस आ जाती है, तो तुम इतने परेशान मत हो। लेकिन एस.के. चौधरी को यहाँ कुछ सही नहीं लगता और वो राजेश को फोर्स करता है कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द अनुपमा का पता लगाया जा सके। बार बार कहने पर राजेश उसकी बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद हम दोनों पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज करवा देंगे। जब राजेश नहा रहा होता है तभी एस.के. चौधरी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज अनुपमा के नंबर से ही आया था। और मैसेज में लिखा था, भैया मैं आप सबसे बहुत दूर जा चुकी हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब ये मैसेज पढ़कर एस.के. को और अजीब लगता है और वो ये मैसेज राजेश को दिखाता है और कहता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पिछले 57 दिनों से वो अनुपमा का फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका फोन हमेशा स्विच ऑफ आ रहा था। और अब अचानक जब हम पुलिस कंप्लेंट करवाने जा रहे हैं तभी ये मैसेज क्यों आया। इसके बाद दोनों प्रकाश नगर के पुलिस स्टेशन में जाकर अनुपमा गुलाटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद दोनों घर आ जाते हैं। देहरादून क्योंकि एक काफी शांत एरिया है जहां अक्सर ऐसे केस काफी कम आते थे, तो पुलिस की टीम 2-3 घंटे में ही राजेश के घर आ जाती है। अब पुलिस वाले घर पर आकर अनुपमा के बारे में जरूरी जानकारी जुटाते हैं और राजेश, जो कि इतने दिनों से सबसे ये कह रहा था कि अनुपमा अक्सर नाराज होकर घर से चली जाती है और वापस लौट आती है, वो पुलिस को भी यही बताता है। अब पुलिस वाले अनुपमा की तस्वीर और जरूरी जानकारी लेकर जाने ही वाले होते हैं कि तभी इस बीच एक पुलिस वाले की नजर घर के ड्राइंग रूम में पड़े एक डीप फ्रीजर के ऊपर जा पहुंचती है और ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि जनरली डीप फ्रीजर अक्सर जनरल स्टोर या आइसक्रीम की दुकानों में ही होते हैं, लेकिन आम घरों में कोई भी इतने बड़े फ्रिज नहीं रखता। और ना ही राजेश का कोई ऐसा काम था जिससे कि ये अंदाजा लगाया जाए कि इस डीप फ्रीजर की
इस घर में कोई जरूरत थी और फ्रिज को देखने से पता लग रहा था कि ये बिल्कुल नया है, जिससे पुलिस वाले के दिमाग में शक और गहरा हो जाता है। पुलिस अब राजेश से पूछती है कि इतना बड़ा डीप फ्रीजर घर में क्यों ले रखा है, जबकि घर में पहले से ही नॉर्मल फ्रिज मौजूद था और ऊपर से उस फ्रिज पर एक ताला भी लगा था। ये सवाल सुनकर राजेश थोड़ा घबरा जाता है और ये कहता है कि ये फ्रिज अनुपमा ने ही लिया था और उसकी चाबी अनुपमा अपने पास ही रखती थी। लेकिन पुलिस को राजेश की बात सही मालूम नहीं पड़ती और फिर पुलिस अपने स्टाइल में दबाव डालकर राजेश से पूछताछ करती है और राजेश रूम में जाकर पुलिस वालों को फ्रिज की चाबी लाकर दे देता है। अब फ्रिज को खोला जाता है और फ्रिज के अंदर पुलिस को ब्लैक पॉलिथीन दिखाई पड़ती है। पुलिस एक पॉलिथीन को निकालकर उसे खोलती है तो उसमें मीट जैसा कुछ नजर आता है, जो कि पूरी तरह से बर्फ से जमा हुआ था। फिर पुलिस एक और पॉलिथीन निकालती है, उसमें भी पुलिस वालों को मीट ही नजर आता है। लेकिन जैसे ही पुलिस तीसरी पॉलिथीन निकालती है तो इसमें पुलिस को कुछ अजीब सा नजर आता है, जो कि सही से नहीं दिखाई दे रहा था। पुलिस पॉलिथीन को बाहर रखती है और जैसे ही बर्फ पिघलती है तो सभी पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये किसी इंसान के हाथ की उंगलियां थी। पुलिस उस फ्रिज में रखी सारी पॉलिथीन निकालती है और एक एक करके कुल 35 ऐसी पॉलिथीन निकलती है। पुलिस राजेश से पूछती है कि ये सब क्या है, तो राजेश बोलता है कि यही अनुपमा है। और ये सुनकर पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं। पुलिस पूछती है कि बॉडी का बाकी का हिस्सा कहाँ है, तो राजेश बताता है कि उसने मसूरी के पहाड़ों में बाकी का हिस्सा फेंक दिया है। और ये बोलकर वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। ये सब देखकर अनुपमा का भाई बिल्कुल बदहवास हो जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बहन की लाश के टुकड़े पिछले 57 दिनों से एक फ्रीजर में पड़े थे। पुलिस राजेश गुलाटी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और अब राजेश यहाँ सारी कहानी बताता है। साल 1992 में राजेश अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए देहरादून से दिल्ली आता है और उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाता है और यहाँ वो MCA की अपनी पढ़ाई करता है और दिल्ली में ही उसकी मुलाकात अनुपमा से होती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होती है और आगे चल के ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ समय बाद दोनों अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं और घर वाले भी इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे देते हैं और 10 फरवरी 1999 को दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है। राजेश की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसकी जॉब USA में लग जाती है और वो अनुपमा को साथ लेकर अमेरिका चला जाता है। शादी का शुरुआती समय इन दोनों का काफी अच्छे से निकलता है। धीरे धीरे समय बीतता है और अनुपमा 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है परिवार का खर्चा चलाना राजेश के लिए मुश्किल हो जाता है और ये दोनों इंडिया वापस आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद अनुपमा बच्चों को लेकर दिल्ली में अपने परिवार के साथ कुछ समय के लिए रहने आ जाती है। वहीं राजेश देहरादून में अपने घर पर रह रहा होता है और नई जॉब की तलाश करने में लग जाता है और जल्दी ही राजेश को कोलकाता में एक जॉब मिल जाती है और वो अनुपमा को दिल्ली में घर वालों के पास छोड़कर कोलकाता चला जाता है। कोलकाता में जहाँ राजेश गुलाटी रह रहा होता है वहीं पास में एक लड़की पर राजेश का दिल आ जाता है और धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि राजेश ना अनुपमा से कोई बात करता था और न ही अपने बच्चों का हालचाल पूछने के लिए अनुपमा को कॉल करता था। राजेश का ऐसा स्वभाव देखकर अनुपमा को शक होने लगता है और फिर एक दिन अनुपमा कोलकाता जा पहुंचती है और वहां जाकर अनुपमा को राजेश की हरकतों के बारे में पता लग जाता है और बात बढ़ते बढ़ते फैमिली कोर्ट तक पहुंच जाती है, जहां कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि राजेश अपनी बीवी और बच्चों की परवरिश के लिए हर महीने 20,000 रुपए देगा। कोर्ट में राजेश और अनुपमा के बीच में समझौता भी होता है कि पुरानी बातों को भूलकर दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और राजेश कोलकाता छोड़कर अनुपमा के साथ देहरादून आ जाता है और अब ये दोनों देहरादून में ही सेटल हो जाते हैं। बच्चों का एडमिशन स्कूल में करा दिया जाता है और सबको यही लगता है कि इन दोनों के बीच में अब सब सही हो चुका है। लेकिन यहाँ से चीजें और बिगड़ना शुरू हो जाती हैं और अब हर रोज पति पत्नी के बीच में झगड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अनुपमा अक्सर राजेश से कोलकाता वाली बात का जिक्र करके लड़ाई करना शुरू कर देती थी और धीरे धीरे ये रोज की बात हो गई थी।
अनुपमा राजेश से ज्यादा पैसे की डिमांड भी करने लग गई थी और उसकी बात नहीं मानने पर पुलिस में जाने और उस पर केस करने की धमकी भी देने लगी थी। और फिर 17 अक्टूबर 2010 को राजेश ऑफिस से अपने घर आता है और रात को जब बच्चे सो जाते हैं तो उसके बाद राजेश और अनुपमा में किसी बात को लेकर बहस होना शुरू हो जाती है और फिर ये बहस हाथापाई में बदल जाती है। और इसी सब के बीच गुस्से गुस्से में राजेश अनुपमा को इतना जोर से धक्का देता है कि अनुपमा का सर बेड की कोने से जा टकराता है। चोट लगने के बाद अनुपमा बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। यहाँ राजेश को लगता है कि अनुपमा शायद मर चुकी है और ये देखने के लिए वो अनुपमा की सांस चेक करता है तो अनुपमा की सांसें चल रही थी। लेकिन राजेश इतना घबरा जाता है और वो सोचता है कि जैसे ही उसकी पत्नी को होश आएगा वो पुलिस में जाकर राजेश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएगी और शायद उसको जेल भी हो जाए। और इस कश्मकश में राजेश घर में रखी कॉटन को लाता है और पूरे कॉटन को अनुपमा के मुंह में डाल देता है और जोर से उसके मुंह को दबा देता है और तब तक दबा के रखता है जब तक अनुपमा की सांसें बंद नहीं हो जाती। और कुछ देर बाद अनुपमा की मौत हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब राजेश का गुस्सा कम होता है तब उसे एहसास होता है कि उसके हाथों अपनी बीवी का खून हो चुका है और अब राजेश घबराने लगता है और फिर वो लाश को बाथरूम में ले जाता है। अब सबसे पहला सवाल उसके मन में यह आता है कि वो इस बॉडी को आखिर कैसे ठिकाने लगाए। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो लाश को मसूरी के पहाड़ों में फेंक देगा और लाश जब तक मिलेगी तब तक उसकी पहचान करना भी मुश्किल हो जाएगा और वो बच जाएगा। और उसको ये डर भी था कि आखिर बॉडी को वो बाहर कैसे लेकर जाए, क्योंकि एक लाश को ऐसे कार में लेकर जाना और फिर उसे फेंकना, इसमें फंसने का काफी रिस्क था और इस उधेड़बुन में उसे 2 दिन लग जाते हैं। और अब बॉडी सड़ना शुरू हो चुकी थी और अगर लाश ऐसे ही रही तो उसकी बदबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती और वो पकड़ा जाता। मर्डर के 2 दिन बाद 19 अक्टूबर को उसे एक आइडिया आता है और उसे ये आइडिया 1991 में आई एक मूवी साइलेंस ऑफ द लैम्स, जिसे वो अक्सर देखा करता था, जिसमें एक साइको किलर लड़कियों को मारकर उनके टुकड़े कर कर फेंक देता था। उसने भी डिसाइड किया कि वो भी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको फेंक आएगा। अगले दिन 20 अक्टूबर की सुबह को वो मार्केट जाता है और एक डीप फ्रीजर घर ले आता है और फिर अलग अलग दुकानों से आरी, पत्थर काटने की मशीन और एक हथौड़ा लेके आता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि 17 अक्टूबर जिस दिन ये मर्डर हुआ तब से लेकर 21 अक्टूबर तक स्कूल की छुट्टियां थी और बच्चों के सामने वो ये सब काम नहीं कर सकता था। और वो रात को प्लास्टिक से अपनी बीवी की लाश को पैक करके फ्रिज में रख देता है और इंतजार करता है कि जैसे ही स्कूल खुलेंगे वो आगे का काम करना शुरू करेगा। 5 दिन की छुट्टियों के बाद अगले दिन राजेश बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के बाद घर आकर अपनी बीवी की लाश को डीप फ्रीजर से निकालकर बाथरूम में ले जाता है और कटर मशीन और हथौड़े की मदद से पहले वो अनुपमा के दोनों पैर काटता है और फिर एक हाथ। इस दौरान पूरा बाथरूम खून से भर जाता है और इन सब में उसे काफी टाइम भी लग जाता है और वो शरीर के बाकी के हिस्से को वापस फ्रीजर में रख देता है। और अब ये सोचता है कि अगर वो एक बार में टुकड़ों को बाहर लेकर जाएगा तो हो सकता है कि आसपास के लोग उसे ये सब करते हुए देख लें और वो पकड़ा जाए। फिर राजेश ये फैसला करता है कि जिस दिन बच्चों के स्कूल की छुट्टी होगी उस दिन वो 1-2 पीस लेकर जाएगा और पहाड़ी से फेंक देगा। अब वो रोज बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद बॉडी के टुकड़े करना शुरू कर देता है और लगभग 70 पॉलीथिन में अपनी बीवी की लाश के टुकड़ों को रख देता है। और जब भी बच्चों की हफ्ते में 1-2 दिन की छुट्टी होती तभी उन टुकड़ों को पहाड़ी पर सुनसान सड़क से फेंक देता। और ऐसा राजेश 57 दिनों तक करता रहा जब तक कि वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन कोई भी अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो अपने पीछे सबूत छोड़ ही देता है। जुर्म कबूल करने के बाद साल 2010 में ये मामला कोर्ट पहुंचता है और 7 साल केस चलने के बाद सितंबर 2017 में कोर्ट राजेश को उम्र कैद की सजा सुना देती है। इतनी बेरहमी से खून करने के बाद भी कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना। कोर्ट का कहना यह था कि जो भी ये घटना हुई है वो एक साजिश के तहत नहीं हुई, मतलब राजेश ने इस खून से पहले कोई प्लानिंग नहीं की थी, बल्कि ये घटना अचानक गुस्से में आकर की गई थी।
कोर्ट ने यह भी माना कि कत्ल करने के बाद जो भी हैवानियत दिखाई गई वो किसी आम अपराधी से बिल्कुल अलग थी, लेकिन वो सब खून करने के बाद किया गया था, जिस वजह से कोर्ट ने राजेश को फांसी की जगह उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इस केस से सीखने वाली बात यह है कि 2 पल के गुस्से की वजह से आखिर कितने परिवार बर्बाद हो गए। राजेश तो अपने किए की सजा भुगत ही रहा है, लेकिन उसके 2 बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।